मित्रों बता दें, इनको एक आर्मी के जवान फौजी से प्यार होता है। वो फौजी का जवान इनके साथ काफ़ी दिन तक संबंध बनाता है, इनके साथ मतलब इनको अपनी पत्नी की तरह रखता है और कुछ दिन बाद इनको छोड़ देता है। सारा मामला इन्हीं से जानेंगे, इनके साथ आखिरकार किस तरीके से बदसलूकी की गई, वो आर्मी का जवान किस तरीके से बदसलूकी किया, आखिरकार इनको छोड़ क्यों दिया। जी मैम, कैसे क्या हुआ घटना आपके साथ? सर मेरा नाम सोनम है, हम अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं सर। और वो जो फ़ौजी है वो उसका नाम देशराज है, वो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम दिलवर राम है। सर ये मुझे यहाँ अयोध्या में मिलता है, उस समय फैजाबाद था जब वो मुझे मिला। नौकरी करता था क्या, ड्यूटी करता था? सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में फ़ौजी था, वो नायक के पद पे। तो सर उस समय मैं मतलब वो नौकरी कर रहा था, डोगरा मंदिर के सामने ड्यूटी थी उसकी, और हम टहलने जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो सर वो मेरे पास आता है, वो बोलता है मैडम मुझे आप अच्छी लगती हैं, और मुझे नंबर देता, कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सर उस टाइम पर हम उसका नंबर नहीं लेते हैं। फिर सर वो 2-3 दिन तक ऐसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं उसका नंबर ले लेती हूँ सर। फिर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद सर वो जैसे मैं एक दिन उससे कहती हूँ कि तुम मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, सच में प्यार करते हो तो सर वो मुझे एक के बदले 55 गुलाब का फूल ला के दे देता है। तो मैं भी सर शौक हो जाती हूँ कि ये 55 का गुलाब का फूल कहाँ से ला के दे दिया। तो सर मुझे ऐसा लगता है सच में ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसका प्यार। उसके बाद सर फिर हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। फिर एक दिन वो कहता है अयोध्या में मिलने के लिए। फिर जब मैं अयोध्या में उससे मिलती हूँ तो वो कहता है कि मेरी पोस्टिंग कारगिल में हो गई है। फिर कारगिल में जा रहा हूँ तो सर फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, वो भी हो जाता है, वो भी मतलब दुखी हो जाता है। उसके बाद फिर सर हम थोड़ी देर वहाँ बातचीत करते हैं, फिर वो कैंट चला जाता है और हम जो है यहाँ घर आ जाते हैं अपने। उसके बाद फिर सर वो सुबह मिलता है, सुबह मुझसे कहता है कि मेरे साथ बाग चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो सर मैं उसको मना करती हूँ कि नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, जब शादी हो जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो तुम जब नेक्स्ट टाइम आना तो मेरे घर वालों से मेरा रिश्ता मांगना शादी का। तो सर उस टाइम मैं उसको समझा के उसको भेजती हूँ। फिर वो कारगिल चला जाता है। फिर कारगिल में हमारी बातचीत होती रहती है और वो वीडियो कॉलिंग पे मुझे सब कुछ वहाँ दिखाता है कि कारगिल कैसा है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे दिखाता है, वीडियो फ़ोटोज़ भेजता है वहाँ से बहुत सारी। और सर मेरा नाम भी हाथ पे लिख लेता है वो, हाथ काट के। तो मुझे सच में लगता है कि सच में ये मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर सर 6-7 महीने बाद वो आता है मेरे पास, मुझसे कहता है कि होटल में फिर से अयोध्या आता है? हाँ सर, मुझसे मिलने आता है वो। तो सर वो 6-7 महीने के बाद आता है, फिर होटल में मिलता है। कहता है कि कोई देख लेगा बाहर, हम काफ़ी देर तक बातचीत करेंगे। तो सर मैं कहती हूँ ठीक है। तो हम होटल में मिलते हैं सर, हमारी बातचीत होती है। फिर वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए कहने लगता है सर। तो फिर मैं मतलब मना करती हूँ उसको कि नहीं, ये चीज़ें अभी नहीं सही हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाने तो तब। तो सर वो अपना अंगूठा काट लेता है, काट के मेरी मांग भर देता है और एक मंगलसूत्र लाया होता है वो मुझे पहना देता है। कहता है अब हमारी शादी हो गई भगवान की नज़र में, अब समाज की नज़र में शादी हम जल्दी कर लेंगे। फिर सर मुझे लगता है कि सच में मुझसे मतलब मेरा अंगूठा काट के मेरा मांग भर रहा है और बहुत सारी चीज़ें, मैं फ़ोन पे भी मेरा नाम वाम लिख लेता है। मुझे सच में लगता है ये बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब हमारे लिए अंगूठा काट सकता है तो हमारे लिए कुछ भी करने को। हाथ भी काट के मतलब जब वीडियो कॉलिंग पे जैसे कारगिल में नाम भी लिख लेता था। तो मुझे सच में लगता है कि ये सच में भरोसेमंद इंसान है। और फिर मुझे लगता था कि एक फ़ौजी भी किसी महिला को धोखा नहीं देंगे, फ़ौजी भी था एक। तो सर फिर देशराज फिर वहाँ से फिर जब हमारा फर्स्ट टाइम होता है उसके बाद फिर वो जैसे हम मिलते जुलते रहते हैं, 5-6 दिन के लिए वो आता है, तो ऐसे हमारा मतलब रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद फिर एक दिन वो जब दोबारा आता है तो कारगिल में कुछ दिन रहता है, फिर सर वो जम्मू चला जाता है, जो जम्मू में उसकी पोस्टिंग होती है। फिर सर 2017 में वो मेरे पास आता है, फिर मैं अपने घर वालों से मिलवाती हूँ उसको। तो घर वालों से वो मेरा रिश्ता मांगता, तो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम सच में प्यार करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने घर वालों से मिलवाओ। तो उस टाइम में मम्मी के सामने तो बोलता कि मिलवा दूँगा, लेकिन मुझसे कहता है कुछ दिन में तो कहता है कि सोनम तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मेरी निषाद है सर, सोनम निषाद लगाती हूँ मैं। और वो लोग शर्मा भट्ट लगाते हैं, ब्राह्मण कास्ट का है उसका। तो वो बोलता है मेरे घर वाले नहीं राज़ी होंगे तुम दूसरी कास्ट की हो। हाँ तो हम शादी कर लेते हैं। फिर मेरे घर वाले, मैं कहती हूँ मेरे घर वाले कैसे मानेंगे ये बताओ। तो फिर कहता है मना लो किसी तरीके से। तो मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ कि मम्मी प्लीज़ मेरी शादी करवा दो, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो बहुत ज़्यादा कहने पे मेरी मम्मी कहती हैं कि मेरी खुशी के लिए वो मेरी शादी करवाती हैं पटेश्वरी मंदिर में। 2018 में मेरी शादी होती है, तब ये आ जाता है तिवड़ी कैंट में, पंजाब में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। तब ये मुझसे शादी करने आता है 2018 में 5 नवंबर को। पटेश्वरी मंदिर यहाँ कैंट एरिया में है, वहाँ पे पूरी रीति रिवाज से मेरी शादी होती है।
सोनम जी, एक बात बताइएगा, जैसे कि आपके अपने फैमिली को मनाया, अपने पूरे परिवार वालों को मनाया शादी करने के लिए, कि एक बार भी वो जो फौजी आर्मी का जवान फौजी था उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश नहीं की आपने, कि नहीं आपके परिवार से भी बात किया जाए, आप भी बताइए कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके सामने? माँ से बात करवाया था उसने एक बार। उसकी माँ कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। बाकी तो उसने कह रखा था कि बात की है, लेकिन उसके घर वाले राज़ी नहीं है इस चीज़ से। ये बोला था उसने। तो उस समय जब उस अपनी माँ से बात कराया था, उसकी माँ क्या बोली थी? मतलब उसको ज़्यादा हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं ना वो लोग। तो वो बस इतना ही कहती थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसकी माँ जैसे बहुत एजेड है, उससे फ़ोटो भेजी थी एक, मतलब एक औरत, एक आदमी जैसे अपने पापा अपनी मम्मी की। तो उसके पापा मम्मी मैंने देखा कि बहुत बुढ़े हैं। उसके पापा भी ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए उसके पिता। माँ बची हुई है, वो भी मेरे ख्याल से बुढ़ी, पता नहीं बची है कि पता नहीं, उसका नहीं मुझे पता। अभी जब बात करती थी तब तो थी शायद। फिर अब इस समय इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं कि उसके नहीं? बाद मेरी शादी 2018 में होती पूरे रीति रिवाज से। उसके बाद सर वो लखनऊ लेके जाता है मुझे। अच्छा, आपके घर शादी भी होती है? मेरे घर नहीं होती, मंदिर में होती। पटेल घर में वो आता है, वहाँ से तैयार होके, मैं तैयार होके, दोनों गाड़ी में बैठ के मंदिर जाते हैं। मेरे आपकी पूरी फैमिली करवाती है शादी? हाँ, मेरे घर आता है, वो तैयार होता है, फिर मेरे घर से मेरे साथ उसमें गाड़ी में जाता है, 4 व्हीलर में मेरे साथ जाता है मंदिर तक। मंदिर में मेरी शादी होती है। मंदिर में पूरे रीति रिवाज से मेरी शादी पंडित जी कराते हैं और घर वाले मेरे रहते हैं। सिंदूरदान, जितने भी रस्म होती है हिंदू रीति रिवाज में, पूरी हिंदी रीति रिवाज से शादी होती है। उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेके हम वहाँ से घर आ जाते हैं। घर से फिर हम एक दिन घर रुकते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह हम लखनऊ निकल जाते हैं। फिर लखनऊ से वो टिकट कराता है गुरदासपुर की, जहाँ उसकी पोस्टिंग रहती है, वहाँ तक के लिए कराता है। फिर 2 दिन के बाद टिकट मिलती है वो। तो 2 दिन हम रुकते हैं। तो वहाँ पे सर वो मुझे शराब पीने के लिए देता है कि शराब पी लो। तो मैं जब नहीं पीती हूँ मैं फेंक देती हूँ, मतलब मुझे कसम भी देने लगता है कि पी ले। तो जब मैं मना करती हूँ तो उस पर मुझे हाथ उठाने लगता है, मेरे ऊपर मार पिटाई मेरे साथ करने लगता है। उसके बाद सर मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी, बस बाथरूम में जाके रोने लगती हूँ। तो सर बाथरूम का कुंडी भी वो तोड़ देता है, अंदर से मोड़ देता है उसको। मुझे बाथरूम भी बंद करने नहीं देता है वो। उसके बाद सर फिर बस मैं रोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर, क्योंकि घर वालों को मैं बता नहीं सकती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद सर फिर वहाँ से मुझे पंजाब लेके जाता है वो, जहाँ पे गुरदासपुर में, वहाँ पे किराए के मकान में रखता है। फिर वहाँ पे सर वो मुझसे शादी पेपर पे भी कुछ साइन कराता है, ये कह के कि इसमें तुम्हारा नाम दर्ज कराऊंगा विभाग में, जहाँ वो नौकरी करता है। लेकिन पता नहीं सर वो क्या किया उस कागज़ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने भरोसे पे कर दिया था सर, क्योंकि पति था मेरा। उसके बाद सर फिर वो वहाँ पे भी मेरा लड़ाई झगड़ा होता है। मैं कहती हूँ घर लेके चलो, मुझे हिमाचल लेके चलो, मैं यहाँ किराए के मकान में और ऐसे होटल में रहने नहीं आई हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके आई हूँ, मैं शादी करी हूँ मैं। उसके बाद भी सर वो कहता है कि वहाँ पे कोई मरा हुआ है, अभी जाएंगे तो वहाँ सब सामान वामान फेंक देंगे। सर मैं सामान ढेर सारा लेके गई थी, कम से कम 3-4 बैग तो मैं लेके गई थी उसके साथ। उसके बाद सर फिर वो वहाँ पे ऐसे ही करता है, फिर नहीं लेके जाता है। फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें होती हैं, तब वो मुझे लेके जाता है वहाँ हिमाचल पालमपुर में। वहाँ पे भी होटल में रखता है सर, घर नहीं लेके जाता। घर नहीं लेकर जाता है। कहता है किराए के मकान में यहीं रख देता हूँ, यहीं लेता हूँ, वहीं पे रहो, और मैं अभी नौकरी पे जाता हूँ, नौकरी से जब वापस आऊँगा उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो मैं कहीं मतलब लगातार आपको गुमराह करता रहा? हाँ सर, हो सकता है वो मुझे मार ही देता, मेरी हत्या कर देता। जिस तरह से वो मुझे मार रहा था सर, वो मुझे मालूम है कैसे मारा उसने। लखनऊ में भी मारा और पंजाब में भी मारा, हिमाचल में भी मारा, सब जगह उसने मेरी पिटाई की है। उसके बाद जब सर मुझे लगा कि अब किराए के मकान में रखिएगा, ये मुझे लेके नहीं जाएगा ये घर, इसे ठान लिया। तो सर मैंने अपने घर वालों को बता दिया उस दिन। मैं क्या करती, क्योंकि मैं किराए के मकान में नहीं रह सकती थी। बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो सर मैंने घर वालों को बताया, तो मेरा भाई मुझे लेने आया, छोटा वाला। उसके साथ मैं घर आ गई, तो घर आके पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सर इसकी जानकारी मैंने देशराज को दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ। कहता है तुम ख्याल रखो अपना और बच्चे का ख्याल रखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। तो सर फिर वो बस ऐसे ही फ़ोन पे बात करता रहा, गाली गलौज देता। जब मैं फ़ोन करती तो नहीं फ़ोन उठाता, कोई बहाना करता ये। उसके बाद फिर वहाँ से फ़ोन करता, मैं तुरंत उठा लूँ। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो भी ये कहेगा कि तू कहाँ थी, मतलब गंदी गंदी गालियों में सर, जो मुझे बकना नहीं चाहिए, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, वो उस तरह की गालियाँ वो मुझे देता था, बहुत ज़्यादा गंदी गाली। उसके बाद सर फिर ये हुआ कि एक दिन डोगरा रेजिमेंट से मेरे पास लेटर आता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपको पता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है। तो वही भिजवाता है लेटर? पता नहीं सर वो भिजवाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सर भिजवाता है लेटर। वो लेटर आता है वहाँ से, अब कैसे आता है, क्यों आता है, ये मुझे जानकारी नहीं है सर।
उसके बाद सर वो फिर उसके बाद फिर मैं उससे पूछती हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब सर मुझे पता चलता है पहले से शादीशुदा है। फिर मैं तुरंत उसको फ़ोन लगाती हूँ, लेकिन फिर फ़ोन वो उठाता नहीं है, वो खुद फ़ोन करता है। तब मैं पूछती हूँ कि तुमने ये बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम शादीशुदा हो? पहले तो मैं उससे यही पूछती हूँ। कहता है कि बहुत कहने के बाद कसम वसम देने के बाद कहता है हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता था और मैं तुझे बता देता तो तू मुझे छोड़ देती। मैंने कहा तुम मुझे बताते, वो डिसीजन मेरा था कि मैं छोड़ती तो मैं क्या करती मैं, लेकिन तुमने बिना बताए मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। फिर सर मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, 2-2.5 महीने हो गए थे मुझे प्रेगनेंसी को। अब मैं करती क्या करती मैं रो ही रही थी। मैं घर वालों पे बोझ कैसे बन जाऊं। अभी नई नई शादी थी, फिर प्रेग्नेंट थी मैं नहीं चाहती थी कि किसी की बदनामी हो। इसीलिए मैंने फिर कहा कि ठीक है तुम आओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से। तो कहता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा, बस तुम इंतज़ार करो मैं आ जाऊँगा। फिर कुछ दिन मैं फ़ोन करती तो कहता कि मेरा लीवर में डैमेज हो गया है, मेरे लीवर में सूजन आ गई है, इलाज चल रहा है 6 महीने का, जब कोर्स पूरा हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। फिर बच्चा पैदा हुआ तब भी वो नहीं आया। उसको मैं बोलती रही, रोती गई, गिड़गिड़ाती रही, नहीं आया वो आदमी। बस ऐसे बहाने करता रहा, बस आ जाऊँगा आ जाऊँगा। फिर सर कुछ दिन में फिर मतलब मेरा बच्चा पैदा भी हो गया, नहीं आया, बड़ा भी हो गया, 1.5 साल का हो गया, नहीं आया। ऐसे करते करते आश्वासन देता रहा लगातार। फिर कोरोना के टाइम पे कोरोना आ गया तो कोरोना का बहाना मिल गया उसको कि मैं कोरोना में कैसे आ जाऊँ। फिर सर ऐसे 2 साल करते करते फिर मैंने कहा क्या होगा, तुम मुझे नहीं लगता तुम अब आओगे, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसके बाद मैंने कहा अब मैं तुम्हारे पर केस करूँगी। तो कहता है कि जा जिस कोर्ट में करनी है केस कर ले, जिस थाने में जाना कर ले, जिसकी मदद लेनी ले ले, ऐसे बोलता है। तो सर फिर मैंने केस किया उसके खिलाफ। मुकदमा जब दर्ज किया तो मुकदमा तो दर्ज नहीं कर रहे थे पुलिस वाले, बहुत कोशिश के। मुकदमा कहाँ दर्ज करवाया था आपने? सर सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन डाला था, कैंट एरिया में गया था मेरा, ऑनलाइन मैंने भरा था तो वो कैंट एरिया गया था, क्योंकि मेरी शादी वहाँ कैंट एरिया में पटेश्वरी मंदिर में हुई थी। तो कैंट वालों ने मेरा मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने बात की देशराज से फ़ोन पे उसने बोला भी कि हाँ मैंने शादी की है लेकिन दबाव में की है, ऐसा उसने बोला, मतलब आख्या लगाई गई है रजत पांडे द्वारा। तो वहाँ पे फिर सर उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन्होंने परिवाद घोषित कर दिया कि परिवाद है, आप कोर्ट से केस करो। तो वहाँ से नहीं हुआ। फिर सर मैंने महिला आयोग में दर्ज मतलब कंप्लेन की, सीओ सर के पास गई, एसपी ऑफिस गई, फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं कोतवाली नगर में, तब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ कोतवाली नगर में। तो सर फिर यहाँ से पुलिस भी गई थी वहाँ पे, हिमाचल गई थी, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो गया था, नहीं मिला वो वहाँ पे। उसका भाई, बड़ा भाई मिला, वो कहता है कि देशराज अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हुआ है, और जबकि सर वो घर में ही था, लेकिन उस पुलिस अंदर जा नहीं सकती थी ना सर। और पुलिस वालों ने भी कुछ किया है सर, मैं खुल के बोलती हूँ कि वहाँ जो मेरे साथ पुलिस गई थी उसने वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब खाया है पैसा, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी की डेट चेंज कर दी सर। मेरी शादी 5 नवंबर थी, जब अब मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी 5 नवंबर को हुई है, तो आप सबके बयान में 8 नवंबर डाल दे रहे हो। 8 नवंबर को शादी हुई है मेरी। अच्छा, दोबारा जो नोटिस वगैरह आती है उसमें शादी का डेट चेंज हो गया था, यानी कि चार्जशीट में दर्ज है सर, सबके बयान के आगे 8 नवंबर डाल दिया है। मेरे भाई के बयान के आगे डाल दिया 8 नवंबर, मेरी भाभी के बयान के आगे 8 नवंबर डाल दिया, मेरे छोटे भाई के आगे बयान में डाल दिया, मेरी मम्मी के बयान में डाल दिया। फिलहाल तो मेरी मम्मी बीमार हो गई हैं, लेकिन सबके आगे 8 नवंबर डाल दिया इन्होंने। कैसे डाल दिया इन्होंने 8 नवंबर? सोनम जी, आपका जो बच्चा है कितने साल का हो गया है? सर वो 5 साल का हो गया है, 5 साल 2-3 महीने का हो गया है वो। तो बच्चे के लिए क्या बोलता है वो? हाँ बच्चे के लिए क्या बोलता है? सर अभी बात ही नहीं होती है, जब बात होती थी तब बोलता था मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे से मतलब जब छोटा था तो उससे बस ऐसे ही बात कर लेना, बेटा मैं आ रहा हूँ, तेरा पापा आएगा, तेरा पापा आएगा। नाम भी मेरे बच्चे का उसी ने रखा है, दिव्यांश, अपने नाम के साथ में। लेकिन अभी कहाँ गया उसका प्यार, कहाँ गया बच्चे वाला? सब ड्रामा था सर, सब सिर्फ एक कहते हैं ना जिस्म की भूख थी उसको, उस फौजी को, उस देशराज को, इसके अलावा उसको कुछ नहीं था सर। इस्तेमाल किया, यूज़ किया, शोषण किया और छोड़ दिया सर। बच्चे से अगर प्यार होता ना सर, कोई अच्छा इंसान होता ना, वो बच्चे के लिए तड़पता सर, पर यह आदमी बच्चे के लिए भी नहीं तड़पता सर। एक शादी कर रखी, आराम से एंजॉय कर रहा है, दूसरी नौकरी कर रहा है, एक्स फौजी हो गया है, नौकरी छोड़ दिया है इसने फौज की। आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया है, शासन प्रशासन के द्वारा क्या मतलब आश्वासन मिल रहा है? उसमें शासन प्रशासन किस तरीके से साथ दे रही है आपकी? सर कोर्ट में केस चला गया मेरा, चार्जशीट लग के कोर्ट में ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन सर वहाँ से भी वारंट गया हुआ है मेंटेनेंस के केस में, अरेस्ट और रिकवरी वारंट दोनों गया हुआ है। लेकिन वो आदमी जो है उस मतलब वो आया ही नहीं, वहाँ की पुलिस जो है लिख के भेजती है कि देशराज जो है मतलब वो मिला ही नहीं अपने घर में,
बार बार यही लिख के भेजती रहती है। बार बार क्यों? पुलिस का काम है, अभी पुलिस चाहे तो तुरंत पकड़ ले क्रिमिनल को। जी जी बिल्कुल। पुलिस इसमें खा रही है पैसा, हिमाचल पुलिस भी खाई है, यूपी पुलिस भी खाई है। मुझे कहने में कोई शर्मिंदा नहीं है इसमें कि पैसा हिमाचल पुलिस खाई है तो खाई है। अगर ईमानदारी की होती तो मैं बोलती ईमानदारी की है मेरे साथ, पर सब ने पैसा खाया है यहाँ पे। सर मैंने दो तो मैंने चेंज किए हैं, दरोगा दो चेंज किया है मैंने, मेरे केस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो सोनम जी, इस सिचुएशन में आप अपना जीवन यापन यानी कि अपनी जर्नी कैसे चला रहे हैं? सर मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ है, उसको पैरालाइज हो रखा है। वो भी मुझसे कहती हैं जाके नौकरी करो, पर सर कैसे नौकरी करूं? बच्चे को स्कूल डाल रखा है, फिर केस चल रहा है मेरा, मैं करूं तो क्या करूं सर? बच्चा मेरा छोटा है, अभी 5 साल का, वो भी अभी बीमार है। अभी मैं जब आई हूँ यहाँ पे, कल अभी दवा लेके गई हूँ मैं उसकी। मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, इसीलिए मुझे कुछ मतलब जैसे मीडिया भाई लोग बोले थे कि आप एक चैनल बना लो यूट्यूब का, तो मैंने एक पुराना चैनल था तो मैंने उसको ही चलाना शुरू किया, जिसका नाम है सोनम की दुनिया ऑफिशियल। इसी चैनल को चलाया, फिलहाल अभी कोई इनकम नहीं है, लेकिन बस अगर देश की जनता चाहेगी तो सब्सक्राइब कर लेगी तो फिर मुझे शायद थोड़ी सी मदद मिल जाएगी मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि अभी मुझे केस में भी पैसे लगने हैं और जिसके पास पैसा नहीं सर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये चीज़ देख ली है मैंने सर, कोर्ट में भी देख ली मैंने, जहाँ वहाँ पे भी सिर्फ पैसा ही चल रहा है सर। जज तक तो बात पहुँचती नहीं है, नीचे वाले ही पैसा खा के वो सोचते हैं, हाँ सोचते हैं केस को बिल्कुल ख़त्म कर दें। यही चल रहा है सर वहाँ पर। तो मित्रों, बता दें हमारे साथ अयोध्या की रहने वाली सोनम जी बातचीत कर रही थी। कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना कर रही हैं। एक आर्मी का जवान फौजी इनके साथ बदसलूकी करता है, इनसे प्यार का नाटक करके इनको कहीं ना कहीं 4-5 साल अपने साथ रखता है और उनको छोड़ देता है। तो मित्रों, इस खबर को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इनका एक यूट्यूब चैनल है सोनम की दुनिया, जाइएगा, उनको अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो मित्रों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सोनम जी को न्याय मिल पाए। और आप लोग वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत आभार मित्रों।